everyone. In this video, I am going to discuss multiple choice questions of the chapter The Indian Constitution. This chapter is from class 8th Civics. If you watch the video till the end, you will be able to understand each and everything about this chapter. Question number 1. Which part of the Indian Constitution has been referred to as the conscience? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को उसकी आत्मा के रूप में बताया गया है? सेक्युलरिज्म है ये, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट्स हैं, या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? इसका आंसर है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार. विच इज़ द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का थर्ड टायर कौन सा है? पंचायत राज है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट है? ये है पंचायत राज. व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC मेक द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने की असेंबली की मांग कब करती हैं? 1934 में, 1945 में, 1946 में, या 1947 में? ये डिमांड होती है 1934 में. When did the Maoists join other political parties in Nepal to sign a 12-point agreement? 12 पॉइंट वाले एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए नेपाल में जो माओइस्ट पार्टी थी वो पॉलिटिकल पार्टी से कब शामिल होती है उसमें? अप्रैल 2006 में, अक्टूबर 2007 में, नवंबर 2005 में, या फरवरी 2005 में? माओइस्ट ज्वाइन करते हैं दूसरी पार्टी को नवंबर 2005 में. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and children working under 14 years of age. संविधान जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके काम करने को, बंधुआ मजदूरी को और मनुष्यों के बेचे जाने को निषेध करता है, मना करता है. इट इज़ मैंशन अंडर विच फंडामेंटल राइट? ये कौन से मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आता है? राइट टू फ्रीडम में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण ना किया जाए इसका अधिकार? इसका आंसर है डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि आप किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकते हैं. विच कोर्ट इशू द रिट्स? रिट कौन सा कोर्ट इशू करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायत, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट? रिट जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा. Writs can be issued by Supreme Court और High Court. In common law जो आम कानून होते हैं, a writ is a formal written order. Writ एक औपचारिक लिखा हुआ आदेश होता है issued by a body with administrative और judicial jurisdiction in modern usage. एक ऐसी बॉडी के द्वारा जिसके पास प्रशासन की या न्याय करने वाली जो जुरिस्डिक्शन होता है, अधिकार होता है, उसके द्वारा दिस बॉडी इज जनरली ए कोर्ट. और ऐसी बॉडी कोर्ट ही होता है क्योंकि कोर्ट ही न्याय करता है. पंचायत इज द टायर ऑफ विच गवर्नमेंट? पंचायत राज कौन सी गवर्नमेंट का टायर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या फोर्थ? यह है थर्ड. इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल. इंडिया में सरकार स्टेट लेवल पर होती है, एट द सेंटर पर होती है. पंचायत राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरी होती है पंचायत राज.
तो ये थर्ड टायर है। इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसका मतलब होता है कि कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा सरकारें मौजूद हैं। When did our constitution was adopted and was enforced? Enforce का मतलब है लागू करना। हमारे संविधान को कब अपनाया गया था और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 को। इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा उसे अडॉप्ट किया गया था एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 में उसे लागू किया गया। विद इट्स एडॉप्शन, एडॉप्ट करने के साथ ही द यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम द मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो यूनियन ऑफ इंडिया था वो एक आधुनिक और कंटेम्प्रेरी रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, रिप्लेसिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इसकी जगह पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू था एज द कंट्रीज फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट। इस एक्ट के आधार पे ही भारत में शासन किया जाता था। अब इसकी जगह संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुसार शासन होता है। अकॉर्डिंग टू विच सेट ऑफ फंडामेंटल रूल द कंट्री फंक्शंस। किस फंडामेंटल रूल्स के सेट के अनुसार कंट्री हमारा काम करता है? अ लॉ, एन अमेंडमेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन या ए प्रीएम्बल। तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार। संविधान क्या है? ए सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स। ये कुछ फंडामेंटल रूल्स का सेट है अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री फंक्शन, जिसके अनुसार देश काम करता है, इज कोल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इट हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ये कुछ रूल्स का, सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का सेट है, उसके रूप में काम करता है। दैट ऑल पर्सन्स इन ए कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ इट्स वे, जिसके ऊपर हमारे कंट्री के सारे लोग सहमति जता सकें कि ये उनके काम करने का आधार है। बाय विच अमेंडमेंट द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था? 38th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 40th अमेंडमेंट या 39th अमेंडमेंट? इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले केवल फंडामेंटल राइट्स थे, फिर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी शामिल की गई संविधान में, और वो शामिल की गई 1976 में, और इसके लिए संविधान में सुधार करना पड़ा। उसकी संख्या है 42nd। What are the objectives for implementing the fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का उद्देश्य क्या था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? टू एंश्योर एवरी सिटीजन इज बेनिफिट, ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को फ़ायदा पहुँचे। टू एंश्योर एवरी सिटीजन रिच, ये श्योर करना कि हर नागरिक अमीर हो। टू एंश्योर एवरी सिटीजन हैज़ राशन कार्ड, ये श्योर करना कि हर नागरिक के पास राशन कार्ड हो। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, टू एंश्योर एवरी सिटीजन इज बेनिफिटेड, ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को फायदा पहुंचे। अंबेडकर स्टेटेड, भीमराव अंबेडकर कहते थे दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज टू एंश्योर, कि फंडामेंटल राइट्स का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना। फर्स्टली, सबसे पहले तो ये सुनिश्चित करना दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स, कि हर नागरिक इन अधिकारों पे अपना हक जमा सके, वो इस पोजीशन में हो। सेकेंडली, दे मस्ट बी बाइंडिंग ऑन एवरी अथॉरिटी, जितने भी पावरफुल लोग हैं, कोई भी अथॉरिटी रखते हैं, वो सब पे लागू होना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल का महत्व क्या है? स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेजिडेंट,
प्रेसिडेंट के उद्देश्यों को बताता है। ये स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन के उद्देश्यों को बताता है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्यों को बताता है। ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसका है सी, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, प्रियम्बल में ये पता चलता है। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है वो महत्वपूर्ण है। सो फार एज इट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे न्याय, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारा। व्हाट इज सोवरेनिटी? सोवरेनिटी क्या होता है? फ्रीडम टू एस्टेब्लिश न्यू कंट्री, नया देश बनाने की आज़ादी। फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ, अपने आप को पर शासन करने की आज़ादी। पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सरकार, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ, कि हम अपने ऊपर शासन करें, ऐसी आज़ादी। हमें किसी और के कोई हमारे ऊपर और कोई राज ना करे। जैसे जब तक ब्रिटिश थे यहाँ पर, तब हमारा कंट्री सोवरेन नहीं था। सोवरेनिटी मीन्स इंडिपेंडेंस। सोवरेनिटी का मतलब होता है आज़ादी। एंड फ्रीडम टू गवर्न वन सेल्फ, अपने ऊपर शासन करने की आज़ादी। सोवरेनिटी इज द फुल राइट एंड पावर ऑफ ए गवर्निंग बॉडी ओवर इट सेल्फ। सोवरेनिटी होता है पूरा अधिकार होना और अपने ऊपर शासन करने की पूरी ताकत होना, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज और बॉडीज, जिसमें कि कोई बाहरी सोर्स या बाहरी बॉडी इंटरफेयर ना कर सके। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ पीपल, लोगों का रूल। रूल ऑफ ए किंग, राजा का रूल। रूल ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों का रूल। नन ऑफ दीज में से कोई सा भी नहीं। इसका आंसर है रूल ऑफ पीपल, यानी कि ए, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का सिस्टम होता है रेफर्ड एज रूल ऑफ पीपल, जिसका एक तरीके से होता है मतलब कि लोगों का शासन। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार। एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए बनाई गई सरकार ही डेमोक्रेसी कहलाती है। ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, लोगों की, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाई गई सरकार, यानी कि। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे छोटी परिभाषा है, इसका बी आंसर है सेट ऑफ रूल्स टू गवर्न कंट्री। देश को गवर्न करने के लिए रूल्स का सेट, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का सेट है, अकॉर्डिंग, जैसे आपको बुक्स का सेट होता है तो वो रूल्स का सेट है। अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री गवर्न्स, जिसके अनुसार किसी भी कंट्री की सरकार शासन करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सॉवरेन कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है वो दुनिया में किसी भी सॉवरेन कंट्री का, इंडिपेंडेंट कंट्री का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है, containing 444 articles and in 22 parts. What type of government India practiced? भारत में किस प्रकार की गवर्नमेंट थी? मोनार्की, यानी कि राजा के पास सारी पावर थी। डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार थी। अनार्की, यानी कि बिल्कुल अराजकता थी, या नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं था। तो इंडिया में थी डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया एक प्रकार की डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, रेफर्ड एज रूल ऑफ पीपल, जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। व्हाट इज द नेम ऑफ द किंगशिप और रूल ऑफ ए किंग? जो जहाँ पर राजा होते हैं, राजाओं का शासन चलता है, उसका नाम क्या है? डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या मोनार्की है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है। ये होता है मोनार्की। किंगशिप और रूल ऑफ ए किंग इन एब्सोल्यूट मैनर, जहाँ पूर्ण रूप से राजा के शासन हो, उसे मोनार्की कहा जाता है। ए मोनार्की इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्की एक प्रकार की सरकार का रूप है, इन विच ए ग्रुप एम्बोडीज द कंट्रीज नेशनल आइडेंटिटी, जिसमें एक ग्रुप जो पूरे कंट्री की पहचान है, वो उसका प्रतिनिधि होता है और उसका हेड होता है द मोनार्क, और जो राजा होता है एक्सरसाइजेज द रोल ऑफ सोवरेनिटी, वो ही सोवरेनिटी का रोल प्ले करता है। व्हाट डिफाइन द इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन?
क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर, उसका परिचय देता है? प्रियम्बल, सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है प्रियम्बल। द इंट्रोडक्शन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो परिचय है उसे प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक तरीके से एक छोटा सा परिचय देने वाला स्टेटमेंट है दैट सेट्स आउट द गाइडिंग पर्पज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें कि हमारे संविधान के क्या सिद्धांत हैं और क्या उद्देश्य हैं उसको बताता है शुरुआत में ही। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी से मतलब क्या है? रिच पीपल आर हायर देन पुअरर, अमीर लोग गरीबों से बड़े हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर सुपीरियर, गवर्नमेंट ऑफिसर बेहतर होते हैं। नन ऑफ दीज, ये इनमें से कोई भी नहीं। इसका आंसर है ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, के सब कानून के आज सामने इक्वल हैं। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। इट स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। ये चीज़ को बताता है कि कोई भी किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स। ना तो उनके रिलीजन, धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना सेक्स यानी कि वो फीमेल हैं या मेल हैं, इस आधार पे उनसे पक्षपात नहीं कर सकते। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों को बेचना और खरीदना इंक्लूड इन विच राइट, ये कौन से राइट में है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। द प्रैक्टिस ऑफ द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। नेशनल बॉर्डर पे जो अलग अलग तरह की कमोडिटीज़ है जो इलीगल तरीके से बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं, तो इट रेफर्स टू इलीगल ट्रेड इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर इसका मतलब होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मनुष्यों को बेचा जाना और खरीदे जाना, पर्टिकुलरली विमेन एंड चिल्ड्रन, विशेष रूप से स्त्रियों का और बच्चों का। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। इन ए मोनार्की सिटीजन चूज देयर लीडर्स, मोनार्की में सिटीजन अपने लीडर्स को चुनते हैं सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द सिटीजन्स बिहाफ, ताकि वो नागरिकों की ओर से अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी पावर को यूज कर सकें। ये फॉल्स है क्योंकि मोनार्की में नहीं, डेमोक्रेसी में ये होता है। ऐसा मोनार्की में नहीं, डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्टेट के 3 ऑर्गन्स है, 3 पार्ट्स हैं। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कंट्री जिनका संविधान है वो डेमोक्रेटिक ही हैं। ये बिल्कुल सही है, ट्रू। इन 2007 नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन। 2007 में नेपाल ने इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ये ट्रू है। महात्मा गांधी वॉज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर माना जाता है, नहीं, ये फॉल्स है। भीमराव अंबेडकर हैं वो। महात्मा गांधी केवल फादर ऑफ नेशन है। अब ये मैचिंग है, हम इनके सीधे आंसर ही देखेंगे यहाँ पर। गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट, कि ये मतलब स्टेट के विरुद्ध इंडिविजुअल्स को राइट की गारंटी देता है, ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? पंचायत राज। पहला सेंट्रल होता है, दूसरा स्टेट होता है, तीसरा पंचायत राज होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक लेवल से ज़्यादा प्रकार की गवर्नमेंट होता है वो कहलाता है फेडरलिज्म। द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, पावर का निर्मम और अन्यायपूर्ण प्रयोग वो टायरनी, अत्याचार कहलाता है। अब हम फिल इन द ब्लैंक देखेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर इज नोन एज द ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में उन्हें जाना जाता है। इन सोसाइटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स, कौन सी सोसाइटीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन अक्सर रूल निर्धारित करता है
दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अथॉरिटी के मिसयूज को रोकते हैं, वो होता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में। बिटवीन दिसंबर एंड नवंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान बनाया कब से कब तक? ये बनाया दिसंबर 1946 से 1949 नवंबर के बीच में। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज, कानून बनाना उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है कौन? गवर्नमेंट। रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, देश में एक से ज़्यादा लेवल की सरकार को रेफर करता है ये, वो है फेडरलिज्म। यहाँ ये पिक्चर दी है, आप देख सकते हैं इसे। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज इन द फिगर सिग्निफाइड अमंगस द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स के बीच में किस प्रकार का रिलेशन दिखाया गया है? तो इसका आंसर है देयर इज शोन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के बीच में यूनिटी के भाव को दिखाया गया है। सेकंड क्या दिखाया गया है? अबाउट हुम डज द अबव पिक्चर शोज, ये पिक्चर किसके बारे में है? पिक्चर एक बार और देख लीजिए किसके बारे में है। तो इसका आंसर है इट शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाए गए हैं, ए प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत ही प्रमुख मेंबर थे। ये पिक्चर आपको देखनी है और बताना है ये पिक्चर किसकी है। तो ये आप भीमराव अंबेडकर की पिक्चर है ये। व्हाट वाज द बिलीव ऑफ डॉक्टर अंबेडकर अबाउट द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे? डॉक्टर अंबेडकर ये विश्वास करते थे दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव द शेड्यूल कास्ट गेट सम सेफगार्ड्स इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पार्टिसिपेशन से शेड्यूल कास्ट को संविधान के ड्राफ्टिंग में कुछ ज़्यादा सुरक्षा मिली है। अब ये पिक्चर है यहाँ पर। व्हाट डज द पिक्चर शोज, इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है? दिस शोज दैट पीपल स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट देयर वोट्स, कि इस पिक्चर में लोग अपना वोट डालने के लिए खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर मैप स्किल्स है। यहाँ पर मैप में आपको इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है ऊपर की तरफ और ये पूरा इंडिया का मैप है। और आपको एक चीज़ और दिखानी थी, बांग्लादेश आप देख सकते हैं ये इसमें इस वाली डायरेक्शन को जिधर ये बांग्लादेश है ये कहलाती है ईस्टर्न साइड। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना भी मत भूलना। थैंक यू।